प्रिय छात्रों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षाओं में पुनः स्वागत है। आप निरंतर काफ़ी समय से हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। निबंध खंड में इस समय लगातार हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आपने पर्यावरण है, विज्ञान है, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण टॉपिकों को इसमें पढ़ा है। आज हम लोग निबंध में ही नई शिक्षा नीति, जो बड़ा ही प्रासंगिक और आने लायक टॉपिक है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे, नई शिक्षा नीति, शिक्षा एक ऐसा विचार बिंदु है जो सभी समाज की रीढ़ है। वो छात्र नई शिक्षा नीति के अनुसार अध्ययन अध्यापन को सुने समझें तो निश्चित रूप से वो वर्तमान समाज के अनुसार चल सकेंगे। तो जो नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी है कि समाज जो है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता जा रहा है। समाज आजकल बहुत आधुनिक हो गया है, इसलिए जो हमारी पुरानी जो परंपराएं थी, पुरानी जो शिक्षा थी, वो हमें उच्च आदर्शों की ओर प्रेरित करती थी। वो शिक्षा हमें उच्च आदर्शों, आध्यात्मिकता, ऐसे मानदंडों की ओर ले जाती थी। प्रस्तावना के बारे में आपको इस समय चर्चा चल रही है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। किसी भी समय इसके द्वारा हम सीख सकते हैं और कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है वह ही मानव बन पाता है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना तृणम न खादन नपि जीव मानः तद्भाग ध्येयम परमम पशुना। कहते हैं कि जिसमें किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं, कोई कला नहीं, और तो वह व्यक्ति तो पशुवत है। इसलिए हमें शिक्षा हमारी कैसी हो, तो अभी हम लोग जो अभी तक जो हमारी शिक्षा है, वो शिक्षा में पुरानी जो शिक्षा थी, वो प्रणाली हमें उच्च आदर्शों की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे अंदर सद्गुण, सद्भावना, ये सब उच्च आदर्श जो हैं, अध्यात्म की ओर प्रेरित करना, ये सब हमारी शिक्षा का एक उद्देश्य था। अब जैसे जैसे समाज बदलता गया, वैज्ञानिक प्रगति होती गई, वैज्ञानिक होता गया मानव, वैसे वैसे शिक्षा प्रणाली में अनेक प्रकार की चीज़ें और जुड़ना आवश्यक हैं। तो शिक्षा जो है वो काल और समय के अनुसार बदलती रहनी चाहिए, ये भी एक प्रक्रिया होती है। तो आप जैसे जैसे समय बदलता जाता है, वैसे वैसे नए नए परिवर्तन, नए नए सुधार, नई नई आवश्यकताएं अब उसमें आने लगी। तो कहते हैं कि 1835 में जो नई शिक्षा प्रणाली है, इस पर विचार शुरू हुआ और 1835 से इसमें बदलाव आने शुरू हुए और ये विचार किया गया कि जो हमारा 21वीं सदी का जो भारत है, उसके लिए हम कैसे तैयार करें नागरिकों को। इसलिए नई शिक्षा नीति पर विचार प्रारंभ हो गया। अब अंग्रेजी शासन आ गया। अंग्रेजी शासन में हमारी शिक्षा की स्थिति क्या थी? अंग्रेजी शासन में अंग्रेजों ने आकर के हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही सबसे पहले परिवर्तन किया। उन्होंने हमारी मानसिकता को बदलने के लिए जो है अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो विकसित हुई, उसकी नींव पड़ी। और जो शिक्षा प्रणाली थी उसका उद्देश्य ये था, लॉर्ड मैकाले के अनुसार ये उद्देश्य था कि जो भारतीय प्रशासन है, तो प्रशासन के जो लोग हैं वो तो बिचौलियों का काम करें, बिचौलिए का काम करेंगे, और जो भारतीय जनता है वो सरकारी काम को कर सके। तो इसलिए सरकारी काम को करने के लिए एक प्रकार से उन्होंने क्लर्क बनाने की एक प्रथा, एक सोच उनके दिमाग में थी और उन्होंने जो है वो ये वर्तमान शिक्षा प्रणाली को 1835 में विकसित किया। अपने उस उद्देश्य में वो लगातार लगे रहे। हमारी जो भारतीय जनता थी वो नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार अपने को नौकरी प्राप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा प्राप्त करती थी। किसी प्रकार से हमें नौकरी मिल जाए। बहुत सारा जो हमारा समाज था, जो संपन्न समाज था, उनको उन्होंने अनेक प्रकार से लालच प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में कर लिया। किसी को राय बहादुर, राय सिंह ऐसी उपाधियां दे करके, छोटी छोटी जागीरें उनको दे करके अपने बस में कर लिया। तो हमारे भारतीय लोग ही
उनका प्रतिनिधित्व करते थे, एक प्रकार से उनका कार्य करते थे। इधर शिक्षा में भी उन्होंने परिवर्तन कर लिया, तो हमारे शिक्षा में भी जो है शिक्षा के माध्यम से हमारी मानसिक भावना भी उन्हीं के अनुसार चलने लगी। अब इसमें इस जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी, उस वर्तमान शिक्षा प्रणाली का गांधी जी ने 1917 ईस्वी में गुजरात में जो एजुकेशन सोसाइटी का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में गांधी जी ने इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोषों को गिनाया, और दोषों को गिनाने के बाद में उन्होंने इसके दोषों को बताया कि इसके करने से ये हो जाएगा, हमारे देश के लोग धीरे धीरे टूट जाएंगे, ये सब अंग्रेजी विचारधारा में जुड़ते चले जाएंगे। तो उनका विचार ये था कि हम अपनी जो पुरानी शिक्षा पद्धति है उसके, वो हमारी आधार है, उसको हम नहीं छोड़ें। हमारे अंदर संवेदना, हमारे अंदर परोपकार, हमारे अंदर दया, करुणा, हमारे अंदर एक समन्वय का भाव, ये सब बना रहे। तो उन्होंने तमाम जो नई शिक्षा थी उसके दोषों को भी उन्होंने इस सोसाइटी में गिनाया। अब स्वतंत्रता उसको गिनाया, और इतना ही नहीं हुआ, 1835 में लागू हुई शिक्षा नीति, और उस समय हमारी जो शिक्षा लागू होने के बाद में एक सदी तक, 100 वर्ष तक वो इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आधार पर चलते रहे, लोगों को सिखाते रहे। और कहते हैं कि 1935 में, एक शतक में 1935 में भी उन्होंने साक्षरता के ग्राफ को 10% से ऊपर नहीं बढ़ा पाया, 10% से ऊपर नहीं बढ़ा पाया। और इस तरीके से फिर उसके दोषों का भी प्रचलन हुआ, नए नए प्रयास अपने भारतीयों की ओर से होने लगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा की स्थिति क्या हुई? स्वतंत्रता के पश्चात तो उधर गांधी जी ने और अन्य जो नेता थे तत्कालिक, उन्होंने प्रयास किए, शिक्षाविदों ने, और प्रयास करने के बाद भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, और सन 1936 ईस्वी में जो है इस हमारी जो भाषा है जो उसको समवर्ती सूची में डाला गया, और 1986 में फिर नई शिक्षा नीति का गठन हुआ पुनः। और जो है जो पूरा समाज जो था, अब चूंकि समवर्ती सूची में आ गया था, तो इसलिए जो है वो पूरा समाज जो था वो दोनों तरफ अब उसका ध्यान जाने लगा, नई शिक्षा नीति को भी अपनाने लगे, और पुरानी जो अपनी जो आधार थी उसको भी, इन दोनों प्रकार की जो धाराएं थी उनको मिलाकर के आगे बढ़ने लगे। शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? शिक्षा नीति का उद्देश्य ये था कि एक प्रकार से रोजगार परक शिक्षा लोगों को मिले, और जो है लोग आगे की जो 21वीं सदी का भारत है उसके लिए पीढ़ी तैयार हो, लोग नई नई टेक्निकल चीज़ों को समझें। और इस तरीके से नई शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ नई शिक्षा नीति की विशेषताएं भी तमाम थी। अब नई शिक्षा नीति की विशेषताओं में, अब जैसे नवोदय विद्यालय खोले गए, नवोदय विद्यालय को खोलने का उद्देश्य क्या था कि एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए, और उसमें जो गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे हैं, जो कि डिजर्व करते हैं, जो योग्य हैं, वो उसमें प्रवेश पाएँ, और प्रवेश पाने के बाद में उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, उनको खेल कूद की, उनको पढ़ाई की, ये सब सुविधाएं उनको उपलब्ध की जाएं, और हमारा एक निचले स्तर का भी जो समाज है, जो आर्थिक दृष्टि से भी पीछे है, वो भी ऊपर बढ़े। तो ऐसे नवोदय विद्यालय खोले गए, सीबीएसई पाठ्यक्रम उसमें लागू किया गया, निःशुल्क उसमें शिक्षा इंटरमीडिएट तक दी जाने लगी। इस प्रकार रोजगार परक शिक्षा, नवोदय विद्यालय खोलने का उद्देश्य ये भी था कि उसमें जो नई शिक्षा नीति की एक संकल्पना ये भी थी कि हमारी जो संकल्पना थी, उद्देश्य था नई शिक्षा नीति का, रोजगार परक शिक्षा प्राप्त हो, लोग कंप्यूटर है, कंप्यूटर साइंस है, इंटरनेट है आदि इन सब चीज़ों में पारंगत हों, और जो है वो ज़्यादा ढकोसला वाली शिक्षा न दे करके जीविकोपार्जक व्यवहारिक शिक्षा लोगों को मिले, ये इसका उद्देश्य भी रहा। और रोजगार परक शिक्षा जो है वो इसकी विशेषता भी है। अगर रोजगार परक शिक्षा छात्रों को मिलेगी तो उससे निश्चित रूप से वो अपनी जीविका चला सकेंगे, और उन्हें उस शिक्षा के प्रति रुचि होगी, क्योंकि उनको जीविकोपार्जन के लिए धन प्राप्त होने लगेगा, वो एक प्रकार से हैंड टू माउथ नहीं रहेंगे। इसलिए शिक्षा ऐसी हो जो हमारी दुर्दशा को दूर कर सके,
जो हमारी आजीविका को चला सके। क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। जब पैसा पास में होता है तो सारा बुद्धि विवेक अपने आप आने लगता है, और जिसके पास बुद्धि विवेक नहीं है तो वह पैसे से बुद्धिमान व्यक्ति को खरीद कर अपना कार्य चला लेते हैं। 10+2+3 का पुनर्विभाजन। शिक्षा जो है वो 10+2 यानी मैट्रिक तक 10, उसके बाद इंटर तक, और उसमें +2+3 यानी ग्रेजुएशन पर 3, ऐसे करके इसकी शिक्षा का विभाजन किया जाए। उसमें त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाए, जिसमें अंग्रेजी है, हिंदी है और एक और प्रादेशिक भाषा है। इस प्रकार से त्रिभाषा फार्मूला उसमें चलाया जाए। इतना ही नहीं, सेमेस्टर सिस्टम, अर्धवार्षिक परीक्षा प्रणाली, जैसे साल में, वर्ष भर में 2 परीक्षाएं, सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाए, और अंक न दे करके अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम प्रारंभ किया जाए। ऐसी ये संकल्पना हमारी, ऐसी ये विशेषता हमारे इस जो है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आती है। नवोदय विद्यालय के बारे में आपके लिए हमने बताया भी था अभी कि नवोदय विद्यालय जो है वो खोले जाएं और उसमें रोज पार शिक्षा दी जाए, इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त हो, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो, और उसमें योग्य विद्यार्थी जाएं और उसमें वो भाग लें। समानांतर प्रणाली, अर्थात नवोदय विद्यालय ही नहीं, नवोदय विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक एक समान प्रणाली, एक समान पद्धति सब जगह लागू की जाए। सब में रोजगार परक शिक्षा, सब में जो है वो आधुनिकता को लिए हुए शिक्षा, सब में जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा, सब में व्यवहारिक शिक्षा, ये सब प्रकार से शिक्षा सबको बराबर प्राप्त हो। अवलोकन व्यवस्था, ये विशेषताएं। अवलोकन व्यवस्था निराली प्रकृति की होगी बिल्कुल हमारी नई शिक्षा नीति में। उसमें केंद्रीय सलाहकार परिषद जो है वो सभी संस्थाओं की, इनकी का अवलोकन करेगी, और जो माध्यमिक शिक्षा है उस माध्यमिक शिक्षा के लिए अलग संस्था बनाई जाएगी, उसका अवलोकन, उसका निरीक्षण वो करेगी। इस प्रकार से अवलोकन व्यवस्थाएं रहेगी। उच्च शिक्षा में सुधार। उच्च शिक्षा में क्या था कि अभी तक महाविद्यालयों से संबद्ध विद्यालय हुआ करते थे, और वह विद्यालय का जो पूरा देख रेख, उसकी पूरी जो गाइडलाइन जो थी वो महाविद्यालय ही देते थे। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी से जुड़े रहते थे वो सब। और ये बताया गया है कि अब संबद्धता को अलग करके जो संस्थाएं हैं, जैसे महाविद्यालय हैं, वो स्वायत्त शासी संस्था बने, वो अपने पैसे का भी अपनी व्यवस्था करें, अपने नियम कानून भी स्वयं बनाएं, और इस प्रकार से उनमें कार्य हो। और इतना ही नहीं, उसमें रिसर्च भी हो, शोध कार्य भी विभिन्न बिंदुओं पर हो। और शोध कार्य जब होंगे तो शोध कार्य करने से छात्रों में आत्मचिंतन, सूझबूझ की प्रवृत्ति उनमें जागृत होगी, और वह अपना जो है उनका चिंतन विशाल होगा, उनके अंदर ज्ञान गरिमा बढ़ेगी। इसलिए शोध कार्य उनमें किए जाए, ऐसा इसमें बताने का प्रयत्न किया गया है। आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, ये सब विशेषताओं में चल रहा है अभी। आवश्यक सामग्री की विशेषता, जो भी विद्यालय विकसित किए जाएं उसमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो, उसको बच्चों को बैठने के लिए वाचनालय, पुस्तकालय बनाए जाएं। कहते हैं कि 2 भवन ऐसे हों जिसमें बैठ करके पुस्तकालय और वाचनालय एक प्रकार से पढ़ सकें पुस्तकों को ठीक से। और इतना ही नहीं, जो है खेल कूद की पर्याप्त व्यवस्था हो, खेल कूद के लिए ग्राउंड हो, उसके लिए पर्याप्त उपकरण हो, ये सब चीज़ें जो है फर्नीचर बैठने के लिए हो, ये सब आवश्यक सामग्री हमारे इस नई शिक्षा नीति में आवश्यक सामग्री का होना, ये बहुत ही प्रमुख इसकी विशेषता है। और जब व्यवस्था अच्छी होगी, जब काफ़ी संसाधन हमारे पास होंगे, तो छात्रों में अनुशासन की भावना भी पनपती है। छात्र को जब सुविधा मिलती है तो वो अपने विद्यालय की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान करके उसके प्रति आदर भी करते हैं, और संस्था के प्रति रुचि भी बढ़ती है। अन्य जगह वो सकारात्मक चर्चा भी करते हैं। इससे हमारे विद्यालयों का स्तर, विद्यालयों का विस्तार होता है। मूल्यांकन और परीक्षा सुधार। अब मूल्यांकन के बारे में बहुत हमारी नई शिक्षा नीति में एक बहुत बड़ा विचार ये किया गया है कि हाई स्कूल स्तर तक किसी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाए।
अगर कोई अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसके लिए दोबारा से पेपर लेने की व्यवस्था रहती है, अनुत्तीर्ण न किया जाए। और क्रमिक मूल्यांकन हो, स्टेप वाइज। अब जैसे कि कहीं पर कोई मैथ का ही प्रश्न है तो उसमें शुरुआत करते हैं तो उसमें सूत्र फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर बच्चे ने फार्मूला लिखा है, उसका फिर उसने कैलकुलेशन किया है, अंत में उसका आंसर किया है, तो आंसर गलत हो गया, कैलकुलेशन सही है, सारी चीज़ें हैं, तो स्टेप वाइज नंबर उसको दिए जाएँ। जैसे हम लोग कोई हिंदी में ही कोई प्रश्न हल करते हैं, कोई संदर्भ लिखते हैं, उसके बाद में फिर उसका व्याख्यांश लिखते हैं, 3 प्रश्न और वैसे हल करते हैं, तो खंड वाइज संदर्भ के अलग अंक दिए जाएं, व्याख्या के अलग दिए जाएं, काव्य सौंदर्य के हिसाब से अलग दिए जाएं, या जो भी प्रश्न हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 5 प्रश्नों के 2-2 अंक के होते हैं, तो सबका अलग अलग अंक दिया जाए। ऐसा करने से छात्र को फायदा होता है। और ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाए, अर्थात जिसमें हम लोग अंक न दे करके उनको ग्रेड प्रदान करें, ऐसा हमारे इसकी विशेषता है। शिक्षकों को समान वेतन, ये भी एक विशेषता है कि बहुत शोषण आजकल हो रहा है संस्था में। काम किसी जगह और वेतन है, किसी जगह और वेतन है, किसी जगह और स्केल है, तो सभी जगह सब संस्थाओं में जितने भी हमारे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जितने भी विद्यालय हैं, सभी में समान वो काम करते हैं, एक बराबर काम करते हैं, एक जैसा काम करते हैं शिक्षक, तो सब जगह समान वेतन उनको दिया जाए, ऐसा भी हमारे इसकी विशेषता है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना एक और इसमें बिंदु आता है कि नई शिक्षा नीति की विशेषता के अंतर्गत कि मुक्त विश्वविद्यालय खोले जाएं। मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि जो लोग बहुत व्यस्त हैं, जो बहुत ही कहना चाहिए कि कहीं व्यस्त हैं, जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं, उनके पास विद्यालय जाने का समय नहीं है, किसी कारणवश संसाधन ना मिल पाने की वजह से, किसी भूल के कारण, अगर वो एज उनकी ज़्यादा हो गई है, उम्र ज़्यादा हो गई है, तो मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की जो स्थापना इसलिए की गई नई शिक्षा नीति में कि हमारे जो भी अधिक उम्र वाले लोग भी हैं उसमें प्रवेश ले सकते हैं, ऑनलाइन प्रवेश ले सकते हैं दूरस्थ शिक्षा के रूप में, और उससे पाठ्यक्रम लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर उनके अंदर विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो पढ़ाई को कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी की एज निकल गई है या किसी के अंदर विद्यालय जाने की क्षमता नहीं है, तो वो निश्चित रूप से अपना काम भी करते रहते हैं और टाइम बे टाइम वो अपनी पढ़ाई भी सुबह शाम करते रहते हैं, और पढ़ाई कर करके वो अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, तैयारी अच्छी कर लेते हैं, तो उनके लिए फिर परीक्षा देने के लिए समय मिल जाता है। कभी कभी तो ऑनलाइन परीक्षा भी करा लेते हैं, दूर पाठ्यक्रम भेज करके तैयारी करके परीक्षा करा लेते हैं, तो परीक्षा देने जाना पड़ता है, तो उनके इस तरीके से वह अपना अध्ययन कर सकते हैं, और वह डिग्री, वह उपाधि जो भी दी जाती है, जो डिप्लोमा दिया जाता है, वो सब जगह मान्य होता है। तो ये एक विशेष व्यवस्था दे दी गई है। नई शिक्षा नीति की समीक्षा। अब नई शिक्षा नीति की समीक्षा पर अगर हम ध्यान दें तो नई शिक्षा नीति तो बिल्कुल ही एक प्रकार से उसमें नवीन विचार हैं, वो आगे की सोचती है, आगे का आने वाला समय हमारा कितना एडवांस होगा, कितना जो है कैसे हमारे लिए एक्टिव लोग चाहिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनमें पारंगत लोग चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी में बहुत पारंगत लोग चाहिए, इस प्रकार की मानसिकता रहती है, ताकि हम 21वीं सदी के भारत की ओर बढ़ सकें। कि निरंतर नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, वैज्ञानिक युग आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। अगर पुरानी पद्धति से हम लोग चल रहे हैं तो हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, उनका केवल इतना सोचना है। लेकिन हमें नए और पुराने दोनों का समन्वय करना है, दोनों के संगम को लेकर के चलना है। अर्थात बिल्कुल ही अगर हम नई उस पर धारा में बहने लगेंगे तो हमारे जो अंग्रेजी है, हमारी जो हिंदी है, संस्कृत है, हमारे जो ऐसे पारंपरिक विषय हैं, उनका लोप हो जाएगा, उसको कोई पढ़ेगा ही नहीं। हिंदी की जगह कंप्यूटर ले लेगा, अंग्रेजी की जगह कंप्यूटर ले लेगा, ऐसे आजकल चल भी रहा है। और देखते हैं आप, इंटर के बाद में, हाई स्कूल के बाद में हिंदी को ऑप्शनल के रूप में माना जाने लगा है, जबकि हिंदी एक अनिवार्य विषय कम से कम इंटरमीडिएट तक है। तो इन चीज़ों का इसमें दोष भी तमाम है। तो इस तरीके से हमारी जो शिक्षा, जो प्राचीन जो विचारधारा है, प्राचीन जो उच्च आदर्शों की ओर हमारी शिक्षा ले जाती थी प्राचीन शिक्षा, तो वह प्राचीन शिक्षा का मर्म नष्ट हो जाएगा, निश्चित रूप से उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा।
और इस तरीके से हमको उसमें कहीं नुकसान है। अंग्रेजी शिक्षा के विद्यालय गली गलियारों में विकसित हो जाएंगे और सारे लोगों के अंदर एक ही मानसिकता हो जाएगी। अगर नई शिक्षा नीति के अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन उज्जवल है, और अगर हम पुराने विचारों में फंसे रहते हैं तो ये ढकोसला है, इसका कोई उपयोग नहीं है। इस प्रकार से हम इसको, नई शिक्षा नीति को विभिन्न रूपों में, ये दोषपूर्ण भी कहीं कहीं दिखाई देती है और अधिकांश रूप में ये अधिक सक्सेसफुल दिखाई देती है। इसलिए हम अपनी नई शिक्षा नीति को अपना करके हम अपने को वर्तमान समाज के अनुसार ढाल सकते हैं, अपने अंदर क्रिएटिविटी पैदा कर सकते हैं, चिंतन हमारा फास्ट हो सकता है, साथ ही साथ हम कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इससे जुड़ सकते हैं, नेट के माध्यम से नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वैज्ञानिकता से जुड़ सकते हैं, अपने आप हम वैज्ञानिक भावना को अपने अंदर ले सकते हैं। ऐसे विभिन्न चीज़ें उत्पन्न होंगी और ये कहते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम हो जाने से, सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाने से जो छात्र एक प्रकार से जो फेल हो जाते थे तो उनको पुनः परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे कई सारी चीज़ें, रोजगार परक शिक्षा जब होगी तो उससे व्यक्ति अपनी जीविका चला सकेगा। ऐसे तमाम चीज़ें जो है हमको त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत हमको लाभ होगा। और ग्रेडिंग सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली में जो क्रमिक मूल्यांकन होगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो क्रमिक मूल्यांकन से छात्रों को अंकीय लाभ होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें अनुकरणीय हैं, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कभी PDF वगैरह की आवश्यकता अगर रहती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें जाकर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और टेलीग्राम से जुड़ जाएं तो आपको PDF में मिल जाएगी। ध्यान से समझते हुए चलें। लास्ट में हम कहते हैं, वही हमने बताया कि निबंध के 3 बिंदु होते हैं, एक तो प्रस्तावना, दूसरा विस्तार। अब विस्तार में हम लोगों ने देखा कि पूरा ये विशेषताएं वगैरह जो दे रखी हैं, अनेक उदाहरण दिए हैं, हेडिंग दिए हैं, ये सब विस्तार है, और अंत में उपसंहार। अब हम लोग बस उसी चीज़ को दोबारा से सबको स्पर्श करते हुए इसका समापन कर देंगे कि अर्थात हम प्राचीन जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो हमें उच्च आदर्शों की ओर ले जाती थी, वो हमें मानव बनाने का कार्य करती थी। अध्यात्म से हम लोग जुड़ते थे। कहते हैं हम सारे कितने भी वैज्ञानिक हो जाएं, लेकिन जब तक मेरे अंदर आध्यात्मिकता, संवेदना और इस प्रकार के भाव, जब तक मेरे अंदर मानवीय भाव नहीं रहेंगे, तब तक ये विज्ञान, ये नई शिक्षा, ये सब बेकार है। क्योंकि हम कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो जाए, कितना भी हम नई शिक्षा को प्राप्त कर लें, जब तक हमारे अंदर मानवीयता के गुण, मानवता के गुण जब तक मेरे अंदर नहीं रहेंगे, तब तक हम फिर सच्चे मानव नहीं हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से जो है, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है वो भी अपने समय के अनुसार बहुत अच्छी थी, ठीक थी, और जैसे जैसे समय बदलता गया है, कहते हैं कि वैसे वैसे हमारी शिक्षा में भी परिवर्तन होते रहने चाहिए। अब आजकल जो है वो समय विज्ञान का युग है, विज्ञान का समय है, इंटरनेट, कंप्यूटर का युग है, तो उसी के अनुसार हमें अपनी शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना चाहिए। हमारी शिक्षा पहले अध्यात्म परक हुआ करती थी, लोग पांडित्य कार्य, लोग अपना जो है वेदाध्ययन आदि में लगे रहते थे, पूरा जीवन उस पर निकाल देते थे। केवल उनके लिए जो है कहते हैं कि चोटी और लंगोटी की चिंता थी। आज समय बदल गया है, तो समय बदलने के साथ साथ हमें परिवर्तन आना चाहिए। नई शिक्षा के अनुरूप हम अपने को ढालने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से हमें जो मानसिक भी लाभ होगा, हमें रोजगार परक शिक्षा भी मिलेगी, हम वर्तमान समाज के साथ चल पाएंगे। ऐसी विभिन्न विचारों को अपने मन में संजोते हुए, चिंतन करते हुए, निश्चित रूप से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। सबको शिक्षा मिल पाएगी, सबको समान वेतन मिलेगा, और सभी कार्य हमारे सुचारू गति से चलेंगे। अन्यथा हम वर्तमान समाज की जो दौड़ है उसमें पिछड़ जाएंगे। इसलिए नई शिक्षा नीति का स्वागत करते हुए, और पुरानी जो शिक्षा पद्धति है उसके आधार को मत भूलें। अगर हम आधार को भूल जाएंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं गिर जाएंगे। कहावत है कि झोपड़ियों में रहो और ख्वाब महलों के देखो, धरती पर चलो। इस प्रकार से हम अपने आधार को नहीं भूलें। अगर आधार को भूल जाएंगे
तो जो हम ऊपर जितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये कभी न कभी हमको कष्टकारक हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेते हुए हम अपने अंदर कितनी भी अधुनातन, कितनी भी जो आधुनिक जानकारी अपने अंदर जितनी ले लेंगे, उतने ही हम एक्टिव, उतने ही हम समाज के साथ चल पाएंगे और समाज में अपनी यश और प्रसिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। इन शब्दों के साथ आप इन सबको पढ़ते रहें, ध्यान से समझते रहें, और सारी ऑनलाइन परीक्षाओं के आधार पर ही आपकी सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, इसलिए ध्यान से इस सब को समझने की आवश्यकता है। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।